तो गाइज आप सभी को पता ही होगा कि जो साल है 2026 का, इस साल हमें एशियन गेम्स देखने को मिलने वाला है और उसी के लिए AKFI यानी एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सिलेक्शन पॉलिसी अनाउंस कर दिया है किस प्रकार से प्लेयर्स का सिलेक्शन होने वाला है। इस वीडियो में जो सिलेक्शन पॉलिसी आया है, जो 2-3 दिन पहले आया है, मैंने ये पॉलिसी पूरा अच्छी तरीके से देखा है। 14-15 पेज का आप जाके पढ़ सकते हो। इस वीडियो में हम इस वीडियो का पूरा हाईलाइट जानेंगे, क्या मेन पॉइंट्स जो कवर हुए उसमें, उस सिलेक्शन पॉलिसी के दौरान जो AKFI ने एक आर्टिकल के जरिए निकाला है, उसको हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले। आप सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हो सकता है 8-9-10 मिनट लग जाएंगे इस वीडियो में, लेकिन आपको एक एक चीज़ बताऊंगा किस प्रकार से प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जाएगा, क्या क्या चीज़ आजमाया जाएगा इस सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए। क्योंकि ये जो साल है ना 2026, ये इंडियन मेंस कबड्डी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस साल मोस्टली हमें कबड्डी वर्ल्ड कप भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको सारे मेन पॉइंट्स इस सिलेक्शन पॉलिसी का बताने वाला हूँ, सब कुछ आपको स्क्रीन में जानने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 28th एशियन गेम्स जो होने वाला है 2026 का, डेट्स आप सभी को मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूँ 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाला है 28th एशियन गेम्स, और वेन्यू नागोया जापान का है। जापान में इस बार हमें देखने को मिलेगा। 90th एशियन गेम्स 2022 में जो हुआ था वो हमें हैंगझाऊ चाइना में देखने को मिला था। हर 4 साल में एक बार एशियन गेम्स होता है, ठीक है। और मेंस कबड्डी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया है कि 71st सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, 4th सीनियर फेडरेशन कप एंड PK सीजन 12 परफॉर्मेंस। तो इन तीन क्राइटेरिया के बेसिस में मेंस कबड्डी का भी सिलेक्शन हुआ है। आप सभी को मालूम है 73 प्लेयर्स के नाम आ चुके हैं। वो वीडियो आप चेक कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। वो 73 प्लेयर्स का जो सिलेक्शन हुआ है ना, वो 3 फैक्टर्स के बेसिस पे हुआ है। 71st सीनियर नेशनल्स का परफॉर्मेंस को देखा गया है, 4th सीनियर फेडरेशन कप जो अभी 2025 में हुआ था उसको देखा गया है, एंड साथ ही में जो भी हाल ही में PK सीजन 12 अक्टूबर में कंप्लीट हुआ है। ये तीनों परफॉर्मेंस को मिला के इन्होंने 73 प्लेयर्स का सिलेक्शन किया था। अब आगे इस लिस्ट को आपको 12 प्लेयर्स तक भी लाना है, और क्या क्या सिलेक्शन पॉलिसी में हमें पता चला है। आगे चलते हैं। तो मैंने डेट्स वगैरह के बारे में थोड़ा आइडिया दे दिया, सिलेक्शन किस तरीके से होगा। उसके बाद जो सिलेक्शन का जो कमिटी डिसाइड किया गया है ना, ये जो प्लेयर्स का होने वाला है, इसमें हमारे हेड कोचेज जो होते हैं, प्रो कबड्डी के कोचेस भी आपको देखने को मिलेंगे, वो बेसिकली फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे, यानी वो खिलाड़ी जो रिटायर हो चुके हैं प्रो कबड्डी से या फिर कोई और कबड्डी लेवल से, एंड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्डी होंगे, यानी कोई भी अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है, एंड एस्टीम्ड कोचेज होंगे। जैसे इस बार बलवान सिंह सर है, साथ ही में भास्करन सर लास्ट टाइम थे, इस बार पुनेरी पलटन के BC रमेश सर भी है, एंड साथ ही में मैनेजर बनाया गया है अनूप कुमार को, एंड मैनेजर अनूप कुमार है, और इस बार भास्करन सर जो साई के साथ रहने वाले इस बार, तो वो भी यहाँ पे कुछ हद तक रहेंगे। उसके बाद जितने प्लेयर्स हैं वो सारे प्लेयर्स कैंप के दौरान पूरे मौजूदगी होनी चाहिए उन प्लेयर्स का, और जो नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो होती है, उनके जो रूल्स है ना एंटी डोपिंग का, उसको बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट है, और इस बार ये रूल हमेशा होता है वैसे, इस बार ये एंटी डोपिंग वाला फॉलो करना पड़ेगा, वरना आपको हटाया भी जा सकता है टीम से। और ये मेंस एज वेल एज वुमेंस दोनों के लिए लागू होता है। अब इन्होंने ना 3 क्राइटेरिया रखा है किस तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा। पहला है एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, इसको 40% वेटेज दिया गया है, और इसमें कुछ पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। पहला ये कि वो जो खिलाड़ी होगा वो टॉप 3 रैंकिंग्स में होना चाहिए इंटरनेशनल इवेंट्स में। सेकंड ये कि वो खिलाड़ी कोई ना कोई इवेंट में बेस्ट रेडर या फिर MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या फिर बेस्ट डिफेंडर होना चाहिए, एंड उस प्लेयर को मैच विनिंग परफॉर्मेंस अपने नॉकआउट और मैच विनिंग परफॉर्मेंस में करना चाहिए, चाहे उसका टीम मेडल जीते। सेकंड इन्होंने रखा है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, इसको इन्होंने 35% वेटेज दिया है। तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए खिलाड़ी को एटलीस्ट 70 से 80% जो टीम उसका मैच खेल रही है लास्ट के 2 साल में, उसमें खेलना चाहिए, मौजूदगी होनी चाहिए मैच में। और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ±15% वेरिएशन का रखा गया है, एंड इसमें जो टॉप 20 से 30% नेशनल रैंकिंग्स में आएगा, उसका इस क्राइटेरिया के दौरान सिलेक्शन हो सकता है। एंड साथ ही में प्लेयर को कोई भी तरह का मेजर इंजरी नहीं होना चाहिए, ये सेकंड क्राइटेरिया रखा गया है, यानी सेकंड पॉलिसी परफॉर्मेंस के बेसिस पे रखा गया है। थर्ड इन्होंने 15% वेटेज दिया है आउटस्टैंडिंग पास्ट परफॉर्मेंस का। तो आपके प्रीवियस जो अचीवमेंट्स हैं ना लास्ट ईयर के एशियन गेम्स, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के, अगर आप गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल रहे तो आपको थोड़ा और फायदा मिल सकता है। एंड साथ ही में आपको बेस्ट रेडर, बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट प्लेयर MVP PKL में रहना पड़ा, जो PKL 12 हुआ था उसमें अगर आप है तो आपके लिए और ईजी बन सकता है। एंड आप कोई भी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड ही होने चाहिए, अर्जुन अवार्ड हो गया, कोई भी अवार्ड होना चाहिए, एंड आप एज अ वाइस कैप्टन सर्व किए हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक एग्जांपल ले लेता हूँ, वाइस कैप्टन यानी पवन कुमार शेरावत थे, वो बाद में कैप्टन बन गए थे।
और भी क्या दीपक हुड्डा हो गए, तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम मान के चल सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो तात्पर्य निकलता है आउटस्टैंडिंग पास्ट परफॉर्मेंस का, इसमें नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होल्डर आप होने चाहिए, जैसे संदीप नरवाल है, पवन सहरावत है, और आपको कोई कैप्टन या वाइस कैप्टन के रोल पे पहले देखा गया हो मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स में, तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। एंड प्लेयर्स का पास्ट एक्सीलेंस तभी कवर किया जाएगा अगर वो बिल्कुल फिट है, तो आपको कंसीडर किया जा सकता है। साथ ही में इन्होंने फिटनेस एंड डिसिप्लिन 10% दिया ताकि 100% पूरा बन जाता है, ये 4 क्राइटेरिया को मिला के इस पॉलिसीज़ को। तो फिटनेस के लिए क्लियरेंस होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा जो होता है साई में, और डिसिप्लिन टीम बिहेवियर आपको शो करना पड़ेगा, पॉजिटिव होना चाहिए। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फैक्टर्स क्या है, पहला है कि रेड पॉइंट्स, टैकल पॉइंट, सक्सेस रेट्स आपके होने चाहिए, कंट्रीब्यूशन आपका बिल्कुल होना चाहिए नॉकआउट मैचेस में, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन होना चाहिए पूरे टूर्नामेंट के कंडक्ट के दौरान, और आपका सिर्फ लास्ट का 1 साल का परफॉर्मेंस देखा जाता है, ओनली लास्ट 12 मंथ्स परफॉर्मेंस इज कंसिडर्ड। एंड अब आते हैं नेशनल कोचिंग कैंप्स के बारे में, तो ये फाइनल स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन होता है और स्क्वाड के अनाउंसमेंट से पहले इसको कंसिडर किया जाता है, कोई भी तरह का अनाउंसमेंट किया जाएगा स्क्वाड का, तो कोचिंग कैंप के दौरान आपका इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप परफॉर्मेंस करें, किस तरीके से आपका फिटनेस है उसको जज किया जाएगा, और आपका जो डेली रिपोर्ट होगा फिटनेस का, वीडियो एनालिसिस किया जाएगा, उस बेसिस पे आपका नाम को और आगे पहुंचाया जाएगा। तो ये जो फैक्टर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, 100% बन जाता है अगर मैं 40, 35, 15 और 10 को ऐड करता हूँ, तो जो भी है मतलब 4 फैक्टर्स मैंने आपको बताया, तो उस हिसाब से ये 100% बन जाएगा। ये कुछ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फैक्टर्स है एंड नेशनल कोचिंग कैंप्स के दौरान क्या क्या चीज़ें हैं जो खिलाड़ियों को, स्पोर्ट्समैन को या फिर एक एथलीट को फॉलो करना पड़ेगा अपना नाम भारत के लिए और आगे बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया, आपको सब कुछ नोट कर सकते हो, AKFI का आर्टिकल भी पढ़ सकते हो चाहो तो ये तो कुछ मेजर चीज़ें थी, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जो बेसिकली मेंस कबड्डी को मैंने ज़्यादा फोकस किया क्योंकि ये साल मेंस कबड्डी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रो कबड्डी से भी ज़्यादा। और एक चीज़ हमने इससे देख लिया है कि प्रो कबड्डी को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है प्लेयर्स के लहजे से। एंड फाइनल पॉइंट जो सिलेक्शन पॉलिसी के दौरान यहाँ पे इन्होंने रखा है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इंजरी रिप्लेसमेंट के बारे में। अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो किस तरीके से रिप्लेस किया जाएगा। आप सभी को मालूम है हर 12 प्लेयर्स के साथ कुछ 3 से 5 प्लेयर्स को रिजर्व प्लेयर्स में रखा जाता है। कोई खिलाड़ी को अगर इंजरी हो जाती है, बड़ी इंजरी हो जाती है, तो वो प्लेयर्स को आप ले सकते हो। इसका एक प्रोसीजर होता है, बिल्कुल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट सेम प्लेइंग रोल का होगा। अगर कोई रेडर इंजर्ड है तो कोई रेडर ही आएगा उसके जगह, डिफेंडर के लिए डिफेंडर, सेम बिल्कुल जैसे प्रो कबड्डी में होता है। और ये 1-to-1 बेसिस में किया जाएगा और रिप्लेसमेंट्स आप ऑफिशियल डेडलाइन तक कर सकते हो जब तक आपको समय दिया जाएगा AKFI और IKF द्वारा। ट्रांसपेरेंसी एंड सेफगार्ड्स इस पॉइंट पे रखा गया है कि सिलेक्शन मिनट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा और पब्लिश किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट जो AKFI का होता है। तो जो भी सिलेक्शन वगैरह प्रोसीजर वगैरह होगा सब कुछ यहाँ बता दिया जाए, मतलब जो प्लेयर्स का नाम आएगा। और सिलेक्शन लिस्ट सबसे पहले साई में जाएगा। साई के जो कोचेज होंगे, अभी मेरे को जहाँ तक पता है भास्करन सर साई में है, वो बिल्कुल कंडक्ट करेंगे। जो ट्रायल्स होगा ऑब्जर्वर के प्रेजेंस में होगा, ऑब्जर्वर वहाँ बैठा होगा, किस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हो, और कुछ भी चीज़ें वो एड्रेस किया जाएगा। कंप्लेन वगैरह आपको करना है तो आप कर सकते हो। तो ये कुछ इंजरी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर है, ट्रांसपेरेंसी एंड सेफगार्ड्स है। कंक्लूजन यही निकलता है कि AKFI बहुत ज़्यादा कमिटेड है इस बार। एक फेयर सिलेक्शन हो, फेयर परफॉर्मेंस निकले प्लेयर्स का, ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस निकले। और प्रीवियसली भी ये सेम क्राइटेरिया को कुछ हद तक इंप्लीमेंट किया गया था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा आर्टिकल इन्होंने निकाला है। और AKFI को भी ये बताया गया है कि आप भी IKF द्वारा जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो कीजिए ताकि एक इम्प्रूव्ड और फेयर सिलेक्शन हो सके और एक स्ट्रीमलाइन मैनर में हम इस बार का एशियन गेम्स करा सके। तो मैंने आपको कंक्लूजन वगैरह दे दिया। अगर आप AKFI का आर्टिकल पढ़ने चाहोगे तो आप पढ़ सकते हो, बहुत लंबा 14-15 पेज का आर्टिकल है। मैंने इसी वीडियो में सब कुछ सम अप करके आपको बता दिया है। तो ये जो सिलेक्शन पॉलिसी के दौरान ये चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। जो 12 प्लेयर्स का सिलेक्शन होने वाला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये फैक्टर्स उनको फॉलो करना पड़ेगा। एंटी डोपिंग एजेंसी वाला जो प्लेयर्स के खिलाफ होगा, सब टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, फिटनेस टेस्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। एंड सेम चीज़ मेंस एज वेल एज वुमेंस कबड्डी के लिए भी फॉलो किया जाएगा, वुमेंस के लिए भी यही होगा। तो मैंने आपको सारा क्राइटेरिया बता दिया है। मेंस को क्यों ज़्यादा वेटेज दिया है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है 2026 ये इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट्स के लहजे से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने इसमें देखा है कि प्रो कबड्डी को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है और प्रो कबड्डी के प्लेयर्स को थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। एक तरीके से हम यहाँ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड हमेशा की तरह इस बार का भी ये पॉलिसीज़ फॉलो किया जाएगा। मैंने आपको एक तरीके से समरी दे दिया है, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता दिया है किस तरीके से होने वाला है। आई होप आप सब समझ गए हो किस तरीके से होने वाला है। तो कमेंट करके बताओ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।
ये सब कुछ था इस पॉलिसी के रिगार्डिंग, सिलेक्शन पॉलिसी, जो कि अभी सामने आया है, मैंने कवर करके आपको बता दिया है। एंड वापस बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन गेम्स सितंबर से 4 अक्टूबर होने वाला है। एंड अभी तक वर्ल्ड कप का कुछ अता पता नहीं है 2026 में कब कराएंगे। हो सकता है बाद में कराए, हो सकता है कि एशियन गेम से पहले कराए। अगर पहले कराना होता तो कुछ थोड़ा और डिटेल ये निकालते। मैं जैसे आपको पहले भी कह रहा हूँ ना, इनका कुछ प्लान है कि लास्ट में ही कराएगी, और प्रो कबड्डी को जिस तरीके से भी इनको 26 में कराना है, बहुत कुछ देखा जाएगा अभी, ठीक है। ये एशियन गेम्स के बारे में था, और ये बिल्कुल जो चीज़ें मैंने आपको बताया ये एशियन गेम्स में स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। एशियन गेम्स को ज़्यादा वेटेज दिया गया, कि एशियन गेम्स अभी ज़्यादा करीब है, सितंबर में, मतलब समय ज़्यादा नहीं है, मतलब आपके पास 4-5-6 महीने में आपको एशियन गेम्स कराना है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार का। तो ये सब कुछ मेरे को आपको बताना था इस वीडियो में, इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।